हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज की डेट है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उन सभी आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे आज के इस द हिंदू एनालिसिस में। देख सकते हो थंबनेल पे ही आपको दिखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग से आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना क्लैश के बारे में, साथ में बात करेंगे कि यूएस और चाइना के रिलेशनशिप कैसे कैसे बदल रहे हैं, कैसे कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। साथ में सैटकॉम की बात करेंगे। इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनने जा रहा है जो सैटकॉम के लिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन करने वाला है, ऑप्शन करने वाला है। तो क्या है ये पूरे मुद्दे, एक एक करके देखेंगे, तो एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको डेली अपडेट्स नहीं मिलेंगी। कनेक्ट करना चाहो तो हमसे टेलीग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहीं पे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिलती है। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सिर्फ 167 डेज आपके प्रीलिम्स में बचे हैं, तो बिग अलर्ट फॉर ऑल ऑफ यू जो लोग भी अटेम्प्ट देने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का। चलिए बढ़ते हैं आगे, चाइना की बात कर लेते हैं। देखो आपके साथ हमने कल ही डिस्कस किया था ये मुद्दा कि चाइना जो है इंडिया के साथ एक तरह का स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहा है। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो स्टेटस है उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं उनके बीच में एक झड़प कल देखी गई थी, जिसमें कुछ इंजरीज भी आई हैं हमारे सोल्जर्स को, उनके सोल्जर्स को भी। तो यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि चाइनीज ट्रूप्स ने यूनिलैटरली ट्राई किया था कि वो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो पोजीशन है अरुणाचल प्रदेश में उसको बदल के हमारी टेरिटरी में घुस जाए, लेकिन हमारे सोल्जर्स ने ऐसा कुछ ना उनको करने दिया ना उनको करने दिया जाएगा। कोई हमारे लैंड को कैप्चर नहीं कर सकता, ये पूरी बात हुई है। तो यहाँ पे ये पूरा मैटर जो है वो सेटल कर लिया गया है, और यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ था ये एक तरह से खत्म देखा जा रहा है। ठीक है, तो सिक्योरिटी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, आईआर से भी कनेक्ट कर सकते हो। कल मैंने बात करी थी यहाँ पे एलएसी की। एलएसी के बारे में कुछ और इवोल्यूशन कैसे हुआ एलएसी का ये समझा देती हूँ। तो देखो, एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बेसिकली एक डिमार्केशन है, एक बाउंड्री है जो इंडियन कंट्रोल्ड टेरिटरी को चाइनीज कंट्रोल्ड टेरिटरी से अलग करती है। ठीक है, याद रखना, इंडियन कंट्रोल्ड टेरिटरी, ओके, और चाइना की कंट्रोल्ड टेरिटरी को अलग करने का काम, बाउंड्री बनाने का काम ये एलएसी करती है। तो एलएसी जो है इंडिया के लिए, जो एलएसी है ये 3488 किलोमीटर लॉन्ग है, जबकि चाइना मानता है कि एलएसी जो है सिर्फ 2000 किलोमीटर लॉन्ग है। अब देखो, एलएसी को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट है ईस्टर्न पार्ट, जो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाला पार्ट है, जहां पे अभी स्टैंड ऑफ हुआ। ठीक है, फिर है मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला, और वेस्टर्न सेक्टर है लद्दाख वाला। लद्दाख में गालवान वैली में आपको पता है कि इस साल की शुरुआत में हुआ था एक स्टैंड ऑफ, ओके, अभी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। लेकिन ये वाला जो रीजन है ना, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड वाला, इधर माना जाता है कि ये लीस्ट डिस्प्यूटेड है। ओके, आप देखोगे वैसे पूरी की पूरी एलएसी डिस्प्यूटेड है। दोनों इंडिया और चाइना क्लेम करते हैं एक दूसरे के हिस्से पर ये, लेकिन मिडिल सेक्टर जो है वो लीस्ट डिस्प्यूटेड है। ओके, बात करते हैं आगे। तो देखो, ये इस तरह की हमारी बॉर्डर है। ये हमारा जम्मू कश्मीर था, अब तो अलग होके लद्दाख भी बन गया यहाँ पे, है ना। तो ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाली बॉर्डर जो है ये वेस्टर्न सेक्टर है, ये वाला जो है ये मिडिल सेक्टर है, और ये जो ब्लू दिख रही है ये ईस्टर्न सेक्टर है। ओके, तो वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख रेंज जम्मू कश्मीर से अलग होती है। हमारा यहाँ पे जो इंडिया है वो अलग होता है चाइना के जिंजियांग प्रोविंस से। यहाँ पे जिंजियांग प्रोविंस आता है। जरा मुझे बताना कि जिंजियांग प्रोविंस में ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए चाइना बदनाम हो रहा है, ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि चाइना ऐसा क्या कर रहा है जिंजियांग रीजन में कि चाइना को इतनी बदनामी सहनी पड़ रही है। कौन लोग रहते हैं यहाँ पे जिनके ऊपर चाइना अत्याचार कर रहा है। ओके, अच्छा, इसके अलावा ये वाला जो रीजन है वो लीस्ट कंट्रोवर्शियल है, ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला। और अरुणाचल और सिक्किम वाले रीजन में बार बार चाइना घुसने की कोशिश करता है। और यहाँ पे देखो, ये अरुणाचल साइड से तो घुसा ही है। यहाँ पे सिक्किम के आम पे जो हमारा एरिया है वहां पे डोकलाम पड़ता है। तो डोकलाम का आपको याद होगा, डोकलाम का भी स्टैंड ऑफ भूटान के साथ चाइना का हुआ था, जिसमें इंडिया ने मदद करी थी, क्योंकि इंडिया को पता था कि यहाँ से होते हुए इंडिया का जो चाइना का अगला गोल है वो इंडिया ही है, टारगेट अगला इंडिया ही है। तो इंडिया और चाइना के बीच में 4050 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है, जिसमें से डिस्प्यूटेड बाउंड्री है लगभग 3290 किलोमीटर्स की। ओके,
बढ़ते हैं आगे। इंडिया चाइना बॉर्डर की बात करें, एलएसी की बात करें, तो देखो लगभग 3,500 किलोमीटर लॉन्ग यहाँ पे एलएसी है। ओके, अनफॉर्चुनेटली ये सारी की सारी बॉर्डर जो है डिस्प्यूटेड है और इसका नाम मैकमोहन लाइन भी पड़ता है। ठीक है, ये सर हेनरी मैकमोहन जिन्होंने बनाया था उसके उनके नाम पे रखी गई है। ईयर 1913 में ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने ट्राईपोर्टाइट कॉन्फ्रेंस करी, यानी कि 3 पार्टीज की कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें इंडिया और तिब्बत के बीच में कौन सी बाउंड्री यहाँ पे मानी जाएगी उसको डिसाइड किया गया, उसको फॉर्मलाइज किया गया। तो इंडियन एंड तिब्बतन्स के साथ डिस्कशन करके इसको फाइनलाइज किया गया था। अब यहाँ पे देख रहे हो ये मैप मैंने क्यों बनाया, ये मैप इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये अक्साई चीन देख रहे हो, इस अक्साई चीन के ऊपर इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन इसको कंट्रोल आज चाइना कर रहा है। दूसरा, ये अरुणाचल प्रदेश देख रहे हो, ये है इंडिया का, कंट्रोल इंडिया करता है, लेकिन इसको भी क्लेम करता है चाइना कि भाई ये हमारा हिस्सा है, साउथ तिब्बत है। तो ये आपको कल बता चुकी हूँ। तो अक्साई चीन एक डिस्प्यूटेड है जो उनकी टेरिटरी में, मतलब उनके कंट्रोल में, लेकिन हम क्लेम करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमारे कंट्रोल में लेकिन वो क्लेम करते हैं। तो इस तरह का सिस्टम है यहाँ पे। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया, ये कन्वेंशन था अबाउट द डीलिमिटेशन ऑफ इंडो तिब्बतन बाउंड्री। और यहाँ पे ये जो बाउंड्री है, चाइना इसको मानता है कि ये डिस्प्यूटेड है, इलीगल है। ठीक है, 1957 में अक्साई चीन को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, हमारे अक्साई चीन के ऊपर कैप्चर कर लिया और यहाँ पे रोड बना लिया। तो यहीं से क्लैशेस शुरू होने लग गए, जिसके बाद 1962 का वॉर हुआ। तो बाउंड्री जो है यहाँ पे, वॉर के बाद जो बाउंड्री यहाँ पे फाइनली जाने लगी वो थी एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये मिलिट्री हेल्ड लाइन है। ओके, तो ये है अबाउट एवरीथिंग अबाउट एलएसी। नेक्स्ट इशू की तरफ बढ़ते हैं, ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये जो ओआईसी है ये यहाँ पे एलओसी के आसपास आके आई है। ठीक है, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं वो एलओसी के पास में आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके वो कुछ तो भी यहाँ पे बयान दे रहे हैं। तो इंडिया का कहना है कि भाई ओआईसी जो है ना वो किसी काम की नहीं बची, इन्होंने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी खो दी है। तो देखो पूरा मुद्दा क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक तरह से देखोगे तो यूएन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कोऑपरेशन है, लगभग 57 मेंबर्स कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए बात करता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी दुविधा इनकी ये है कि ये इस्लामिक कोऑपरेशन है, इस्लामिक कोऑपरेशन है ना, बात करते हैं हम इस्लामिक कोऑपरेशन है, लेकिन ऐसा देश जहाँ पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इस्लामिक पॉपुलेशन रहती है, लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, उन्हीं को, उसी कंट्री को इन्होंने अपना पार्ट नहीं बनाया। तो ओआईसी ने इंडिया को ही अपना पार्ट नहीं बनाया जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। ओके, और ओआईसी बार बार पाकिस्तान की साइड से, टर्की की साइड से बोलता है कि भाई इंडिया तो ये कर रहा है, इंडिया तो वो कर रहा है। तो इंडिया ने बोला भाई देखो तुम तो चुप ही रहो, ठीक है, तुम्हारी कोई अब क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। आईआर से कनेक्ट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। 57 मेंबर स्टेट्स हैं, 1969 में बनी थी, सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के बाद। ओके, और ये ऑर्गेनाइजेशन ये जो है ये बोलती है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड की वॉइस को, कलेक्टिव वॉइस को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ल्ड है इसको हम यहाँ पे वॉइस देने का काम करते हैं, इसके वेलफेयर के लिए, इनके प्रमोशन, इनके इंटरनल पीस और हार्मनी को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। तो ओआईसी जो है ये परमानेंट डेलीगेशन है इसका यूएन और यूरोपियन यूनियन का। ओके, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट आता है जेद्दा, सऊदी अरेबिया में। और ये जो है इसको भी ऐसा कहा जाता है, नाम है ना जैसे नाम, तो जैसे नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसको अब आजकल कोई नहीं पूछ रहा। वैसे ओआईसी भी ऐसा ही हो गया, टूथलेस टाइगर हो गया, बातें कर सकता है लेकिन ये मेंबर स्टेट्स में ही फंस के रह गया अपने। ओके, अच्छा, ये जो बॉडी है ये काफी पाकिस्तान को सपोर्ट करती है और बार बार इंडिया के अगेंस्ट आके खड़े हो जाते हैं। तो सिग्निफिकेंस ओआईसी की क्या है? सिग्निफिकेंस एक तो यही है, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है थोड़ी सी, ठीक है, और दूसरी चीज उनके लिए इंडिया जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के लिए इंडिया जरूरी है, क्योंकि इंडिया जो है अब एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, और इंडिया के साथ यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है इन कंट्रीज का, तो इसीलिए ये कंट्रीज इंडिया के लिए और इंडिया इन कंट्रीज के लिए जरूरी हो जाता है। ओके, तो अगर ओआईसी के बारे में जानना चाहो तो देखो, मैप देखना चाहो तो अफ्रीका का एक मेजर रीजन है, नॉर्थ अफ्रीका का ये पूरा का पूरा रीजन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो ये कुछ कंट्रीज हैं वेनेजुएला के आसपास वाली, इसके अलावा ये सेंट्रल एशियन रीजन है, और हमारा ये इंडोनेशिया वाला रीजन, ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में आता है। ठीक है, बांग्लादेश वगैरह भी आता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनी 1969 में बनी थी, 57 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर कंट्रीज, 30 कंट्रीज ने इसको मिलकर बनाया था, और इसका चार्टर 1962 में पास हुआ था। इसकी बॉडीज कौन सी हैं? एक तो फॉरेन मिनिस्ट्री की काउंसिल है, जनरल सेक्रेटेरिएट है, इस्लामिक समिट है और अल कुद्स कमेटी है। ओके,
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू वेरी 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 इंपॉर्टेंट इशू है ये। अगर आप अपनी यूएस चाइना रिलेशनशिप देखना चाहते हो, इसके ऊपर यूपीएससी में मेंस का क्वेश्चन भी आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसके बाद मैंने वो क्वेश्चन भी रखा है, तो आप उसको एनालाइज जरूर करना, लिखना जरूर और भेजना जरूर। यूएस और चाइना के बायलैटरल टाइज के बारे में इशू है, इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट कर सकते हो। मुद्दा ये है, एनालाइज करना है दोनों के बीच में टाइज कैसे हैं। तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पे बताया गया कि यूएस और चाइना के बीच में जो टाइज हैं धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, अभी रिसेंटली ताइवान का मुद्दा है। आप लोगों को आई होप पता हो ताइवान का क्या मुद्दा है। ताइवान जो है एक आइलैंड है चाइना के पास में, मेनलैंड चाइना के पास में, और चाइना बोलता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, इसीलिए वन चाइना पॉलिसी चाइना अपनाता है, ठीक है। और चाइना ये कहता है कि कोई भी कंट्री ताइवान के साथ अलग से डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर रखेगी तो हम उसके साथ रिलेशनशिप तोड़ देंगे, ठीक है। तो चाइना के लिए इतना अग्रेसिवली ताइवान जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसी अग्रेशन को ढीला पीला करते हुए नेंसी पेलोसी कौन है? नेंसी पेलोसी यूएस के कांग्रेस स्पीकर हैं, ठीक है। तो नेंसी पेलोसी पहुंच गई ताइवान, ओके, एज अ डिप्लोमेटिक मीट, ओके, और वहां पे चाइना तिलमिला गया। तो यूएस और चाइना के बीच में बहुत सारे ग्रजेस आ गए थे इस विजिट से। दूसरी चीज, चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, और इसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर यूएस ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस, कई सारे लाइसेंसेस वगैरह की बात कर दी, ठीक है। तो ये एक मुद्दा हो गया। तीसरी चीज, G20 समिट अभी रिसेंटली हो रही है बाली में, ठीक है। और G20 हुई थी बाली में, अभी तो इंडिया में होगी। तो G20 समिट में यूएस और चाइना आमने सामने आया और इन्होंने बातचीत करी है, तो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। लेकिन अभी किस तरह से हम देख सकते हैं रिलेशंस, कैसे इनके बीच में रिलेशंस में खटास कैसे, इससे और कैसे हो गए रिलेशन। तो पहला रीजन था इसका कि यहाँ पे चाइना जो है, देखो, आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद यूएस को लग रहा था कि बस अब मेरा ही एक छत्र राज है। यूएस को लग रहा था अब मैं ही बचा हूँ डोमिनेंट कंट्री, तो अब सब लोग मेरी सुनेंगे। लेकिन धीरे धीरे चाइना ने ग्रो करना शुरू किया। चाइना ने इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिखाई। चाइना ने ये दिखाया कि भाई मेरे बिना तुम पूरे वर्ल्ड को नहीं चला सकते। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत है चाइना के ऊपर सभी का। साथ में स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस, ठीक है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज के साथ इन्होंने अच्छे रिश्ते बना लिए। चाइना धीरे धीरे सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करने लगा। इतना ही नहीं, चाइना की जो इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस है वो तो है ही, लेकिन साथ में चाइना की पॉलिटिकल एम्बिशन भी बहुत स्ट्रांग है। इंडो पैसिफिक को बहुत हथियाना चाहता है चाइना, पूरा का पूरा साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा करके बैठा है। तो पॉलिटिकल एम्बिशंस भी बहुत हैं, और इसके चक्कर में बार बार चाइना ये कोशिश करता है कि यूएस की जो डोमिनेंस है ना, उसको सिस्टमैटिकली अंडरमाइन किया जा सके, एक के एक कर कर उसकी डोमिनेंस खत्म की जा सके। ओके, अच्छा, इसके अलावा चाइना ने ये भी दिखा दिया यूएस को कि भाई आप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया तो यूएस ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। अफगानिस्तान और इराक में इतने लंबे समय से यूएस वॉर लड़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ निकला नहीं। तो ये सब रीजन से चाइना और यूएस के बीच में यहाँ पे इश्यूज आने लगे। इसके अलावा जब से शी जिनपिंग आए, उन्होंने यहाँ पे प्राइमेसी की बात करी कि हमको वर्ल्ड स्टेज पे चाइना को प्राइमेसी दिलवानी है। तो उस चक्कर में यूएस को तो आपको हराना पड़ेगा, यूएस के ऊपर तो डोमिनेट करना पड़ेगा, तो रिलेशन खराब होते रहे। ट्रम्प आए, ट्रम्प ने और टैरिफ लगा दिए, ठीक है। ट्रम्प ने बोला वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ट्रम्प ने सारे टैरिफ वगैरह लगा दिए इसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। और चाइना को डिस्करेज किया गया, ठीक है, चाइना की जो ट्रेजेक्ट्री उसको रिवर्स करने की कोशिश की गई, और धीरे धीरे करके रिलेशन जो है वो डी कपल होते गए एक दूसरे से, ओके। और यहाँ पे इसके अलावा चाइना जो है कई जगह पे गलत भी पाया गया, कई जगह पे उसके इश्यूज बड़े अग्रेसिव पाए गए। जैसे जो जिनजियांग प्रोविंस है वहां पे चाइना ने क्रैकडाउन किया, ठीक है, किसके ऊपर किया ये आप मुझे बताओगे। इसके अलावा हांगकांग के ऊपर भी चाइना बहुत सप्रेशन करता है। इसके अलावा कोविड का ब्लेम गेम करना स्टार्ट कर दिया था चाइना ने, ठीक है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में रशिया को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। ताइवान के लिए जो पोस्टर उसने दिखाया था यूएस के, जब नैन्सी पेलोसी आई थी उस टाइम पे, तो ये सब चीजें यूएस को प्रवोक करने जैसी हैं। तो यूएस प्रवोक हो रहा है। ये वन चाइना पॉलिसी जब चाइना ने बोली, उसके बाद नैन्सी पेलोसी आ गई यहाँ पे, और इन्होंने बोला हम तो ताइवान के लीडर से मिलेंगे। तो ऐसे में अब ये देखो, ये यूएस की रिप्रेजेंटेटिव हुई ना, यानी कि यूएस आ गया डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने ताइवान से। तो चाइना ने क्या किया, आसपास से सारी जगह पे मिलिट्री ड्रिल्स करना शुरू कर दिए ताइवान को डराने के लिए। और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस भी चाइना के पास है, सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री भी चाइना के पास है। तो काम तो यहाँ पे चाइना का अच्छा चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच में ग्रजेस बहुत है, ओके। अच्छा, इसके अलावा देखो यूएस, यहाँ पे पहली बात तो ये कि G20 समिट में क्या क्या लीडर्स ने डिस्कस किया होगा। तो देखो, कंपटीशन डिस्कस कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि यूएस और चाइना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, बस इनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं।
कोऑपरेशन की बात हुई यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर, हेल्थ को लेकर एक्सेट्रा। ठीक है, इसके साथ में यूएस को ये बोला चाइना ने कि चाइना कहता है यूएस को कि यूएस तुम ऐसे मत देखो कि डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म वाले कोई डिबेट है, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाइना के लीडर हैं, चाइना के जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, उनका कहना है कि ये कोई आइडियोलॉजी का डिबेट नहीं है, आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है। देखो यहाँ पे मेजर रीजन इकोनॉमी ही है। इसके साथ में यूएस जो है, यूएस ने कमिटमेंट किया था वन चाइना पॉलिसी का, जिसको वो बार बार टूटते हुए देख रहा है। ठीक है, यूएस ने कमिटमेंट जो है चाइना पॉलिसी का किया नहीं, तो चाइना को बार बार अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी वन चाइना पॉलिसी टूट रही है। अब फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में देखो ऐसा देखने को मिलता है कि चाइना बार बार चाहेगा कि एक स्टेबिलिटी रहे। ठीक है, यूएस और चाइना बार बार चाहेंगे स्टेबिलिटी रहे बायलैटरल रिलेशन में, और यहाँ पे चाइना का एम क्लियर है कि उसको सेंट्रलिटी चाहिए, पूरे ग्लोबल डोमिनेंस में उसको सेंट्रलिटी चाहिए, और उसके लिए वो जो चाहे वो करेगा। ठीक है, तो चाइना का एस्पिरेशन इस टाइम बहुत बड़े हैं, रीयूनिफिकेशन की बात कर लो या जो भी बात कर लो, और ऐसे में टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल फ्रीडम भी इसके पास है। तो यहाँ पे इंडिया जो है उसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे देखो जो यूएस है वो इंडिया के साथ मिलकर क्वाड बनाया हुआ है। क्वाड जो है इंडो पैसिफिक रीजन में काम करता है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस ने इंडिया के साथ मिलकर, और यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्टिवनेस भी है। ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए कि यूएस और चाइना के जो रिलेशन है उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा चाइना की तरफ क्या थ्री डाइवर्स हमारे अप्रोचेस होने चाहिए। पहला होना चाहिए इन्वेस्ट, फिर होना चाहिए अलाइन, और फिर होना चाहिए कम्पीट। तो ये जो है लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरीज है दोनों कंट्रीज के लिए, जो अगर फॉलो होती हैं तो काफी अच्छा वर्ल्ड को आउटपुट मिल सकता है। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यूएस और चाइना राइवलरी कैसे इम्पैक्ट इंडिया पे इम्पैक्ट डालेगी, तो पहली चीज है कि यहाँ पे कंपनीज का रीलोकेशन होगा। ठीक है, अगर यूएस और चाइना के बीच में इश्यूज हैं तो यूएस अपनी सारी कंपनीज जिनका बेस चाइना में वहां से निकालेगा और दूसरे अल्टरनेटिव्स के लिए ढूंढेगा। और ऐसे में मेक इन इंडिया जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो सपोर्ट कर सकता है यहाँ पे यूएस की जो कंपनीज है उनको। इसके अलावा कैपिटल फ्लो जो है कम हो जाएगा चाइना के तरफ। ओके, और यहाँ पे धीरे धीरे हो सकता है कि यूएस थोड़ा सा प्रोटेक्शनिस्ट भी हो जाए, लेकिन इससे चाइना को तो नुकसान होगा, साथ में इंडिया को भी नुकसान हो सकता है। इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि टेक्सटाइल, गारमेंट, जेम्स, ज्वेलरी ये सब चाइना में अभी बनता है, इंडिया में आ सकता है। ओके, इसके साथ में रुपी वीकन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो रुपी ऐसे वीकन होगा क्योंकि कैपिटल फ्लोज कम हो जाएंगे, कैपिटल फ्लो कम हो जाएगा, यानी कि जो इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उस पर असर पड़ेगा। हमारे देश में कम डॉलर्स आएंगे तो कैपिटल फ्लो कम हो गया, कैपिटल फ्लो कम हो गया तो डॉलर की सप्लाई कम हो गई और रुपी की सप्लाई बढ़ गई। तो ऐसे में जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है उसकी डिमांड से ज्यादा, तो उसके भाव गिर जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वीकनिंग हो गई रुपी की। इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी डिसमेंटल हुई है इसके चक्कर में। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया क्योंकि ये रॉ मटेरियल वगैरह कहीं मिल ही नहीं पा रहा, एंड इंडिया के स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ा है क्योंकि ये बहुत नीचे गिरता हुआ दिखता है जब जब भी इंडिया और यूएस के बीच में कोई प्रॉब्लम्स होती है तब। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसमें इंडिया को क्या करना चाहिए यूएस चाइना के साथ, तो अलग अलग इकोनॉमिक एनवायरमेंट है दोनों। ठीक है, इंडिया को एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी आउटलुक डेवलप करना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखते हुए, और इंडिया को यूएस को पुश करना चाहिए वीजा रिफॉर्म वगैरह के लिए। स्ट्रैटेजिक डिफेंस डील्स यहाँ पे कर सकता है इंडिया। ठीक है, और साथ में इंडिया को ये पूरी अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली यूज करना चाहिए कि यहाँ पे यूएस की जो कंपनीज हैं वो अपने मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंडिया को बना ले इंस्टीड ऑफ चाइना। ओके, तो ये था पूरा मुद्दा। अच्छा, इसके अलावा इंडिया जो है वो इस पे भी फोकस कर सकती है यूएस के मार्केट पे। यूएस के मार्केट में क्या क्या नीड्स है जो चाइना प्रोड्यूस करता था पहले, अब उसका तो वैकेंसी हो गई, वैक्यूम हो गया, तो अब कौन और प्रोड्यूस कर सकता है। इंडिया जो है इसका नेगेटिव बैलेंस जो है चाइना के साथ, यानी कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, उसको भी हमको ठीक करने की जरूरत है। साथ में यूएस और इंडिया जो है इनके बारे में बात करें तो इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन न्यूमरस गुड्स फॉर एक्सपांडिंग इट्स एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए भी काम करना चाहिए। और एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएस एंड चाइना दोनों से आता है, लेकिन अगर इनके बीच में इश्यूज चलता है तो क्लाइमेट, बिजनेस क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट होता है। ओके, तो ये पूरे इसके इश्यूज थे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। 1/4 ऑफ द सैंक्शनड सोलर प्रोजेक्ट्स हैव टेकन ऑफ, सेज मिनिस्टर। एनर्जी से रिलेट कर सकते हो, एक स्कीम आई थी, स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। एम था 57 सोलर पार्क बनाएंगे और कितने वॉट्स के, लगभग 40,000 वॉट्स के, मेगावाट्स के यहाँ पे हमको एनर्जी जनरेट करनी थी। ठीक है, और ऐसे में जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप उसको देखोगे जो बने हुए हैं उन्होंने सिर्फ 10,000 यहाँ पे मेगावाट की एनर्जी जनरेट करी है।
तो सोचा था 40,000 और हुई है सिर्फ 10,000, तो 1/4 भी नहीं हुआ है प्रॉपर काम। ओके, और यहाँ पे लगभग 39,000 मेगावाट जो है वो यहाँ पे बनी है और उसके अलावा कुछ नहीं बना है। अच्छा, यहाँ पे बर्ड्स हैबिटेट भी अफेक्ट हो रहा है सोलर पार्क्स के चक्कर में, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और इस तरह से अब इंडिया ने कमिट किया है 1.75 लाख मेगावाट, यानी कि 1.75 गीगावाट आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से आना है, जिसमें से 100 गीगावाट जो है 100 गीगावाट आना है कहाँ से, ये आना है हमको सोलर एनर्जी से, ठीक है। और बाकी सब विंड वगैरह सब मिला के। तो देखो मुद्दा क्या है, हमारे जो टारगेट्स थे 2022 तक के वो ये थे कि सोलर एनर्जी हमको 100 गीगावाट करनी है, बायोमास 10 गीगावाट, विंड 60 और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट 5 गीगावाट, ठीक है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी अभी भी बहुत कम है, 60 गीगावाट पे अभी हम अटके हुए हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए सोलर पावर को जनरेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए? वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसको कुसुम भी बोलते हैं, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल्स है। ये सब जो है इनिशिएटिव्स हैं, इसमें जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोलर एनर्जी जो है उसको प्रमोट करने के लिए। बात करते हैं सोलर पार्क स्कीम की, तो 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको लेकर आई, और इस स्कीम में कहा गया कि 25 सोलर पार्क्स बनाएंगे, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स भी बनाएंगे। धीरे धीरे करके इस टारगेट को बढ़ाया गया, ठीक है। और 2014-15 के बाद जो 5 साल थे, तो यहाँ पे एम ये किया गया था कि 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर हम इंस्टॉल कर दें आने वाले 5 सालों में। ओके, इसमें 8 मोड्स होते हैं स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के, और लार्जेस्ट जो सोलर पार्क बन रहा है वो है कच्छ का, रन ऑफ कच्छ का सोलर पार्क, जो एनटीपीसी डेवलप करा रहा है। ओके, बढ़ते हैं आगे। 150 years of कोलकाता आइकॉनिक ट्रैम टू बी सेलिब्रेटेड। ये ट्रैम देख रहे हो, ये ट्रैम है, कार्निवल कार, कार्निवल ट्रेन जैसा कुछ है, जो सिर्फ कोलकाता में चलती है। 150 साल हो चुके हैं इस ट्रैम को चलते चलते। इसको ट्रैम जत्रा कहते हैं, यानी कि ट्रैम जर्नी। ओके, 1996 में स्टार्ट किया गया था इसको मेलबर्न और इंडिया के कुछ लोगों के द्वारा, और कोलकाता आज की डेट में इकलौती ऐसी इंडियन सिटी है जहाँ पे ट्रैम आज भी चल रही है। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रैम जत्रा है ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई सारे लोग भी आने वाले हैं, मोदी जी भी आने वाले हैं, कई सारी चीजें होने वाली है, तो हेरिटेज के लिए, टूरिज्म के लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, तो ये ट्रैम जत्रा क्या है, ट्रैम इस तरह से होती है। ट्रेन आपने देखी होगी ना, पहले पार्क्स वगैरह हुआ करते थे, वहां पे ऐसी बच्चों की ट्रेन चलती थी जिसमें ज्यादा एनर्जी वगैरह नहीं लगती और ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं होता, इस तरह की ट्रेन हुआ करती थी पहले। इसके 12 से भी ज्यादा रूट्स थे, ठीक है, कोलकाता में, अब 2 रह गए मात्र, ठीक है। तो ट्रैम सिस्टम कोलकाता वेस्ट बंगाल में ऑपरेट किया जाता है। ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग ट्रैम नेटवर्क है ये, और यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1902 में। सेकेंड ओल्डेस्ट ट्रैम वे था ये इंडिया का। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैम जत्रा। देन देखो लास्ट हमारी न्यूज है, इंडिया में भी फर्स्ट टू होल्ड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा देखो ये है कि हमारे जो कंट्री है उसमें अभी तक क्या होता था, स्पेक्ट्रम यानी कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अलोकेट की जाती थी, फ्रीक्वेंसी जो सेल की जाती थी, अलोकेट किया जाती थी, इस फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए या फिर अलग अलग पर्पज के लिए, एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐसे यूज होती थी। इस बार यहाँ पे इंडिया शायद पहली बार ऐसा कंट्री बनेगा जो स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन करा रहा है फॉर द सेटकॉम। ये सैटकॉम क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए होने वाला पहला ऑप्शन रहेगा जो इंडिया में होगा। ओके, एम यही है कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सके, ट्राई यहाँ पे ध्यान रखे कि सैटकॉम कैसे काम कर रहा है और ये सब। अब आप सोचोगे सैटकॉम क्या है? सैटकॉम का मतलब है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन लिंक है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से प्रोपोगेशन पाथ तक पहुंचती है। अभी क्या होता है कि यहाँ पे हमारे आसपास सैटेलाइट लगी हुई है, उससे काम चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को बहुत दूर प्लेस कर देते हैं और यहाँ से सैटेलाइट सभी को देख सकती है। तो अगर इस सैटेलाइट को आपने अलाउ कर दिया, इस सैटेलाइट को आपने यहाँ पे यूज कर लिया अपने कम्युनिकेशन के लिए, तो सोचो कितना सही होगा। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यहाँ पे कम्युनिकेट करती है एक दूसरे के साथ प्रोपोगेशन साइकिल के हिसाब से, प्रोपोगेशन पाथ के हिसाब से, लेकिन ये आर्टिफिशियल तरीका है। ओके, कमर्शियल लॉन्च जो है सैटकॉम का, तो कमर्शियल लॉन्च जो है सैटकॉम का, उसमें आप देखोगे कि जो सर्विसेज हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की यहाँ पे आप बात कर रहे हैं,
तो जो सेटकॉम इंडस्ट्री की बात करें, इसमें कई सारे कंपनीज आ चुकी हैं, स्टारलिंक है, वनवेब है। देखो आसान सी भाषा में समझाऊं, सेटकॉम क्या है? सेटकॉम है सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन, और सैटेलाइट जो है वो है काफी ऊपर, लो अर्थ ऑर्बिट पे है, ठीक है। तो सैटेलाइट क्योंकि इतनी ऊपर है तो ये आपस में कनेक्ट बहुत बड़े एरिया को कर सकती है, और इसीलिए सेटकॉम का यूज आप ऐसी जगहों पे कर सकते हो जहां पे आप नॉर्मली इंटरनेट कवरेज वगैरह नहीं दे पा रहे। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे और कुछ नहीं जो पहुंच पा रहा, ऐसे नुक्कड़ वगैरह एरियाज में, रूरल एरियाज में जहाँ कुछ नहीं पहुंच पा रहा, वहाँ सैटकॉम पहुंच सकता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल कवरेज का स्कोप यहाँ पे है। तो अभी देखो वनवेब यहाँ पे आ चुका है इसके लिए, भारती ग्रुप आ चुका है इसके लिए, स्टारलिंक आ चुका है, ठीक है। अलग अलग कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है, सैटेलाइट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं। और इनिशियली एम रहेगा कनेक्टिविटी टू द रूरल एरियाज, लेकिन धीरे धीरे करके इसको हम सारे एरियाज में स्प्रेड करने वाले हैं। ओके, तो ये था पूरा मुद्दा रिगार्डिंग सैटकॉम, और ये है आपका आज का यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट यूएस चाइना राइवलरी। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ यूएस चाइना राइवलरी ऑन इंडिया एंड हाउ इंडिया शुड अप्रोच द टू कंट्रीज। 10 मार्क्स में बताना है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए बोल रही हूँ इस क्वेश्चन को प्लीज लिखना और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर से भेजना, जो डिस्कशन ग्रुप है उस पर जरूर से भेजना। ओके, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी लवली डे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।